वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। मैं एमडी सर एडवांस मैथ का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही थी, उसके थ्री पार्ट हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट मैं आपको अभी लेके आया हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब रेखाएं कुछ भी दे सकता है, a1 b1 a2 b2 c2 c1 c2, ये चेंज हो जाएंगे, इनकी जगह कुछ भी आता रहेगा। तो अगर मैंने बोल दी कि ये m1 क्या है, m1 क्या है, जिस रेखा की प्रवणता है, स्लोप है। स्लोप क्या होती है, m को स्लोप ही तो बोलते हैं। m1 इसलिए दे दिया है क्योंकि पहली इक्वेशन की स्लोप है जे। अगर मैंने बोल दिया कि m2 इसकी स्लोप है, स्लोप तो आपको निकालना आता है ना। प्रवणता कैसे निकालते हैं किसी भी रेखा की प्रवणता? प्रवणता m कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इस तरीके से निकालते हैं। तो आप निकाल भी सकते हैं इजीली। मैंने इसकी m1 बोल दी, इसके m2 बोल दी। तो अब हम कैसे पता करेंगे? अगर मैंने हमको बोल दिया कि जो दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं, एक जैसे कि एक रेखा का समीकरण ये बन रहा है और उसमें दूसरी रेखा ये बन रही, इस तरीके से पैरेलल जो होते हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनकी सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, उनकी स्लोप भी क्या होंगी? बराबर होंगी। जितनी स्लोप इसकी होगी पहली इक्वेशन की, उतनी ही स्लोप दूसरी इक्वेशन की होगी। देखिए, अगर पैरेलल होगी, अगर ये वाली रेखा एक ऐसी है तो दूसरी ऐसी होगी, दोनों की स्लोप बराबर होंगी, बिल्कुल, तभी वो दोनों पैरेलल होंगी। तो दोनों की स्लोप को बराबर कर दिया। इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो हम डायरेक्ट, हमें क्या रखना है, जो इसकी स्लोप निकलेगी और इसकी स्लोप दोनों को इक्वल कर देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? अगर पैरेलल लाइन बोली है दोनों, तो दोनों की स्लोप बराबर होंगी। पैरेलल लाइन होगी तो स्लोप बराबर होगी। कोई दिक्कत है? स्लोप मैंने आपको निकालना बता ही दिया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इस तरीके से स्लोप निकल जाएंगे, बराबर कर देंगे। ये एक प्रॉपर्टी थी जो कल बची थी, और भी बची है, अभी देखते हैं क्या है अगला। हाँ, अगर वो लाइन, दोनों लाइनों को मैंने बोला कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे मैंने बोल दिया एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन ये बोल दी, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं? ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, दोनों स्लोप का गुणनफल क्या होगा? -1 के इक्वल करना है। दोनों स्लोपों के गुणनफल को किसके बराबर करना है? -1 के बराबर करना है। क्लियर है? अगर ये दोनों समांतर हैं तो दोनों की स्लोप क्या होंगी? इक्वल होंगी, मतलब m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर तो क्या हो जाएगी? दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? डायरेक्ट क्वेश्चनों में यूज होंगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जिनका यूज करेंगे कि डायरेक्ट बोल के देगा कि दोनों लाइन क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं, तो किसी एक की वैल्यू पूछ लेगा कि इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी यदि है तो, मतलब इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आराम से। आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर वाली कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, और पैरेलल वाली कंडीशन क्या होती है, m1 इक्वल्स टू m2। ठीक है, अगला देखते हैं अब। हाँ, दो रेखाओं के बीच में एंगल पूछ लिया जाता है कभी कभी, कि दो लाइन की इक्वेशन दे दी, उनके बीच में एंगल बिटवीन टू लाइन्स, मतलब एंगल पूछ लिया, दोनों के बीच में कोण पूछ लिया, तो कैसे निकालते हैं? दोनों के बीच में कोण होता है tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 इंटू m2। ये m1 m2 क्या है? दोनों रेखाएं जो दी हैं उनकी प्रवणताएं हैं। पहली रेखा की m1 प्रवणता है, स्लोप है, दूसरी रेखा का स्लोप क्या है? m2 है। अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस m1 इंटू m2। कोई दिक्कत है? दो लाइन की इक्वेशन आपके सामने दी जाएगी, उनका एंगल पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लाइन की इक्वेशन बोल दी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक लाइन की इक्वेशन ये बोल दी। और दूसरी बोल दी कि 3x प्लस 2y
-4 = 0। ये दो लाइन की इक्वेशन बोल दें और आपसे पूछ लिया कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा। जो अपन ग्राफ पे बना रहे थे, मान लिया ये ग्राफ है अपना, ये वाई अक्ष था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर एक की लाइन ऐसे आ गई, पता नहीं कैसे आएगी, अभी मैं बना दिया, एक लाइन की इक्वेशन ये बन गई और दूसरी लाइन की इक्वेशन मैंने बोल दिया कि इस तरीके से बन रही है। तो इन दोनों के बीच में एंगल पूछा है कि एंगल कितना बनेगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ पर ना बना के डायरेक्ट इससे एंगल निकाल सकते हैं। m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। tan की वैल्यू आपको सबको याद होगी, tan 0 की 0 होती है। इस तरह की tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर इसका मान 1 निकल के आ रहा होगा तो 45 एंगल हो जाएगा। जैसा भी जो भी है, क्लियर है इतना। चलिए अब आगे देखते हैं। मतलब अभी क्वेश्चन करेंगे हम, सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन का तो पता ही नहीं चलेगा, या अगर अपन थ्योरी समझ में आ गई अच्छे से तो क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले ही। अब ये क्वेश्चन दे ही दिया, चलो लो इसको देख लेते हैं। ये दिया है 2y - √12x - 9 = 0 और ये दिया है √3y - x + 7 = 0। दो जो लाइन दी है इनके बीच में एंगल फाइंड करवाने के लिए बोल रहा है कि एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूछा है। एंगल या फिर कोण बोल दें, या थीटा की वैल्यू पूछी गई है, कितनी आएगी निकल के ये बताना है। तो देखिए एक लाइन की इक्वेशन ऊपर दी है, दूसरी लाइन की इक्वेशन नीचे दी है। इनकी स्लोप हम इजीली बता सकते हैं। इस लाइन की स्लोप क्या होएगी, इसको मैं m1 बोला था ना, पहली लाइन की स्लोप है। तो m1 कैसे निकालते हैं स्लोप, लाइन की स्लोप मतलब रेखा का समीकरण दिया है तो उसकी स्लोप या प्रवणता कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना है, -√12। इसको मत देख लेना, जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही पहले लिख के दें, कुछ भी लिख के दे सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि माइनस कोफिशिएंट में ही लेना है x को, मतलब x का कोफिशिएंट ही लेना है ऊपर में। तो क्या आ जाएगा, -√12, -√12 आ जाएगा इसका कोफिशिएंट। एक मिनट, इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -√12 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब आप मुझे बता दीजिए कि √12 अपॉन 2 आया है, तो √12 को मैं ये नहीं लिख सकता, √3 × √4, ये भी तो √12 है कि नहीं, है कि नहीं √12। तो अपॉन में क्या आएगा, 2। तो √4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बची, इस m1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप यहाँ लिख लीजिए, m1 की वैल्यू आ गई √3 निकल के आ गई। m1 की जगह हमें रखना होगा तो क्या रखेंगे, √3 रख देंगे, m1 की जगह रखेंगे तो √3 आ जाएगा निकल के। अब आगे देखते हैं, m2 निकालिए, यहाँ से यही निकाल लीजिए m2। चलो m2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, -1। तो माइनस पहले से आता ही है उसमें, -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, √3, तो √3 आ जाएगा नीचे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू हो गई जी, m2 की आ गई। m1 की वैल्यू √3 आ रही थी, m2 की वैल्यू 1 अपॉन √3 आ रही है। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, नहीं है तो लगा दीजिए। एंगल पूछा था तो tan थीटा = अभी पढ़ के आए हैं पीछे वाली स्लाइड में, क्या था, tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। इतना था कि नहीं था, बस इसमें वैल्यू पुट करना है आपको, आंसर आपके सामने मिल जाएगा। m1 की जगह √3 रख दीजिए, √3 माइनस m2 की जगह 1 अपॉन √3 रख दीजिए, अपॉन 1 + m1 की जगह √3 और m2 की जगह 1 अपॉन √3।
यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब √3 माइनस 1/√3, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा √3, तो जाएगा √3 इंटू √3 में से 3 बन जाएगा, तो 3 माइनस 1/1 प्लस ये क्या था 1, ये तो इक्वल था 1 + 1 आ गया। तो देखिए ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे होता है देखिए 2/√3 और अपन में इसके 1/2 हो जाता है जी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से? tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 1/√3। तो 1/√3 मतलब tan में कितने की वैल्यू होती है? tan 30 की होती है। इसकी जगह tan 30 रख सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू 1/√2 ही होती है। 10 से 10 हट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो लाइन के बीच में। इतनी इसमें कोई किसी को दिक्कत है क्या? देखिए वो तो कैलकुलेशन ये थोड़ा ऐसी हो रही थी, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। टाइम लगेगा नहीं, आप डायरेक्ट माइंड में एज्यूम करोगे कि इसकी स्लोप कितनी आ गई, इसकी स्लोप कितनी आ गई। वो रूट में दिया था डाटा, इसलिए आपको लग रहा है कि कितना बड़ा हो गया। कुछ ही नहीं है इसमें। कभी कभी स्लोप दे देता है कि 2 लाइन की स्लोप दी है आपके पास, इसकी दे देगा कुछ, और इसी में मान लिया इसमें दे दिया होता कि इसकी स्लोप, एक लाइन की स्लोप है 1√3, दूसरी लाइन की स्लोप है 1/√3, तो डायरेक्ट एंगल पूछ लेगा। तो इसमें पुट ही तो करना है वैल्यू। तो कितना आ गया? इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए जो भी स्क्रीनशॉट लेना, जो देखना है देख लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कंसेप्ट और रह गया क्या? किसी बिंदु से कोई लाइन दी है, कोई पॉइंट है, और किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछिए कि उस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। एक लाइन की इक्वेशन जी दी है, लाइन की इक्वेशन है, मतलब एक लाइन बना दी, इसी इक्वेशन की लाइन है जी। और एक पॉइंट से पूछिए इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसको पॉइंट को O दे दिया नाम, इसको P दे दिया, तो O P के बीच की डिस्टेंस पूछी है तो कितना होगा? हमें O के ऑर्डिनेट पता होते, O के कोऑर्डिनेट पता होते, क्या एक्स वाई वाले जो निकालते थे ना वो निर्देशांक O के, तो हम दूरी वाले फॉर्मूले से ही निकाल लेते इजीली। लेकिन इसमें O के निर्देशांक नहीं है जो O, तो क्या इसका ये पॉइंट मान लिया है, जो रेखा का समीकरण है पूरा, लाइन की इक्वेशन है। जो लाइन की इक्वेशन क्या है? ax + by + c = 0। कुछ भी हो सकती है इसकी जगह। तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दो पॉइंटों के बीच में तो आप निकाल देते हैं इजीली। कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में x2 - x1² + y2 - y1² निकाल देते हैं। लेकिन लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऐसे निकाली जाती है। देखिए OP निकालना है तो OP = d फुट डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देखिए ax1, यहाँ पर प्लस है सभी में, ax1 + by1 + c, ax1 + by1 + c अपॉन अंडर रूट में a² + b²। अब इसको समझें कैसे क्या। एक कोई लाइन की इक्वेशन दी होगी, बस x और y की जगह हमें, x और y की जगह जो पॉइंट होगा उनको पुट करना है। ये भी y1, x और y की जगह जो पॉइंट होगा उनको हमें यहाँ पर पुट करना है। x और y की जगह पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर बन के आ जाएगा, कुछ भी संख्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा कोई भी। और नीचे क्या करेंगे? इसका जो कोएफिशिएंट था a² + b²। क्लियर है इतनी बात? तो इस फॉर्मूले से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजीली निकाल लेते हैं। ax1 + ax1 + by1 + c अपॉन अंडर रूट में a² + b²। इजीली निकाल देंगे। प्लस है जी बीच में, इसमें प्लस लगा नहीं था। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए प्लस लगा के फॉर्मूला नोट करना है। तो अब देखते हैं आगे के। हाँ, अब देखिए आपकी थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
अगर इसमें से जितनी क्लास हुई हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और जो फोर्थ पार्ट में कुछ थ्योरी थी, इन चारों स्लाइडों को, चारों पीपीटी को आप अच्छे से देखना, चारों वीडियो को, तब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी अच्छे से हो पाएगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब ये वीडियो तीनों, इससे पिछली वाली तीनों वीडियो देखी हो। तो देखिए, मैं फिर भी कोशिश करूंगा पूरी समझाने की कि यहाँ समझ में आ जाए, लेकिन आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तो बिल्कुल आपको कुछ करना ही नहीं है, देख के आंसर लगाना, देखते ही कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। कब? जब तीनों वीडियो पिछली देख लोगे आप, तब। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो बिंदु 0,-5 और x, 0 के मध्य दूरी 13 इकाई दी हो, इनके बीच की डिस्टेंस, तो x का मान क्या होगा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट दिए थे, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? 13 यूनिट। देन x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। x की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ये x1/1 का काम करेगा, x1/1। ये पॉइंट काम करेगा x2 और y2। ये x1 y1 हमें मिल गए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडरवुड x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x2 माइनस x1, x माइनस 0। x2 की जगह x है और x1 की जगह क्या है? 0। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 0 माइनस, ये माइनस के 5 था ऑलरेडी, तो इसको प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। आप एक स्टेप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ से निकल के आएगी, लेकिन दी है अपने पास कितनी? 13। तो इक्वल टू 13 कर दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब इसको आगे और बढ़ाते हैं। तो क्या होगा? x में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? x² बचेगा, प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 13। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंडरवुड हट जाएगा, तो x² प्लस 25, और यहाँ से 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो 25 इधर आके माइनस होगा, तो x² इक्वल टू कितना बचेगा? 144। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा वैल्यू प्लस माइनस में आती है। कभी भी वर्गमूल निकाला जाए तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है। कभी भी वर्गमूल निकाला जाए तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस। 144 का वर्गमूल कितना आता है? 12। तो आंसर क्या आ गया? प्लस माइनस 12, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी दिल्ली। ऑप्शन में 12 भी दिया है, आंसर क्या होगा? डी वाला आंसर होगा। क्लियर है क्या? कभी कभी क्या होता है, दूरी पूछते हैं, हमें दूरी पूछी होती, इसका मान 12 दे दिया होता है या -12 कुछ भी दे दिया होता, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव लेना होती है। अगर दूरी निकल के आ रही होती ना, जो दूरी होती, तो हम 12 आंसर लगाते। कब? जब डिस्टेंस पूछी होती तब। लेकिन इसमें डिस्टेंस तो दी है, x की वैल्यू पूछी है, तो वो तो प्लस की भी 12 हो सकती है और माइनस की भी 12 हो सकती है, x की वैल्यू जो भी होगी। तो कोई दिक्कत है? अगर डिस्टेंस पूछी होती, डिस्टेंस निकल के आ रही होती है, तो हम प्लस का ही 12 लगाते, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होएगी, इसलिए दूरी नहीं पूछी। x का s की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू तो प्लस माइनस 12 हो सकती है। प्लस माइनस 12 कैसे हो सकती है? देखें, समझें इधर। x की जगह प्लस 12 रखेंगे तो स्क्वायर कितना आएगा? 144। x की जगह -12 रखेंगे तब भी स्क्वायर क्या आएगा? प्लस का 144 ही आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इस समझ में आ गया इतना। अब आगे देखते हैं। यह रेखा x बराबर 3 और y बराबर 4 के कटान बिंदु तथा बिंदु x मतलब बिंदु 0 0 मतलब कौन सा होता है 0 0? ओरिजिन की मध्य डिस्टेंस पूछिए, मध्य की दूरी। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ दिस वन एंड दिस वन, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो भी होगा और
ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस पूछी है। मैं एक थोड़ा सा प्रीव्यू आपको वैसे बताता हूँ। देखिए ग्राफ छोटा सा बना के, ये एक्स अक्ष थी, ये वाई अक्ष है, वो तो मैं आपको सब बताया ही है शुरू से वीडियो में। अब देखिए x बराबर 3, मैंने रिफ्लेक्शन जब पढ़ाया था तो x बराबर 3 वाली लाइन कहाँ आ रही थी, इस तरीके से आ रही थी, x बराबर 3 वाली लाइन। और y बराबर 4 वाली लाइन कैसे आएगी, y बराबर 4 प्लस का है तो इधर आएगी। तो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया ना, इस वाले पॉइंट और ओरिजिन दिया है 0 0, इसकी बीच की डिस्टेंस पूछी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी। ओरिजिन और इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है कि कितना निकल के आएगी। क्लियर है कि नहीं। तो इस पॉइंट की वैल्यू हमें पता है कितना है, ये तो 0 0 है ही, ओरिजिन तो 0 0 आपके सामने है ही, ओरिजिन 0 0 होता ही है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x बराबर कितना था, यहाँ पर 3 था, और ये y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये x की तरफ 3 गए, y की तरफ 4 गए, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, पहले x का लिखते हैं बाद में y का, तो 3,4 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो 3 4 और 0 0 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इजी हो गया कि नहीं हुआ। वैसे भी आपको x की जगह x की वैल्यू 3 लेना है, y की वैल्यू 4 लेना है, 3,4 और 0 0 बीच की डिस्टेंस पूछी है, निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 0 करेंगे प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 0 करेंगे। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आप करना चाह रहे हो तो 4 माइनस 0 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आया क्या आएगा, यहाँ से आगे निकल के 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 में से 0 जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 कितना हो गया, ये 25 का बताइए आंसर क्या आएगा। प्लस वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा। अब बताइए दूरी पूछी थी हमसे, तो क्या दूरी नेगेटिव हो सकती है क्या, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आंसर क्या आएगा, हमें एक ही लेना है प्लस का 5। दूरी हमेशा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो क्या आंसर आ गया, 5 यूनिट, 5 का ही आ गया। कोई दिक्कत किसी को, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले बताओ कोई दिक्कत आ रही है कि जैसे ही अपने कंसेप्ट पढ़ के आए हैं तो क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं। देखिए अब आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन हो गया जी। अगर मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी करना है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अ ट्राइंगल कंटेन्स द पॉइंट -4 -2 -3 -5 एंड 3 -2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर जिसके वर्टेक्स दिए हैं, पॉइंट दिए हैं ट्राइंगल के तीनों, और उसका एरिया पूछा है। देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं जे, तो एरिया पूछा है ट्राइंगल का, निकाल सकते हैं इजीली। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, इससे पिछली वीडियो में बताया है, शायद पार्ट 3 में ही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, शायद 2 में या 3 में ऐसे ही होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। मैं एक बार आपके सामने फॉर्मूले लिख देता हूँ, x1 इंटू, डायरेक्ट लगाएंगे लेकिन आपको फॉर्मूला आता है तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, कैसे याद रखते हैं, 1 2 3 की साइकिल चलेगी, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, साइकिल एक तरीके से लगातार चलना है, 1 2 3 के बाद फिर 2 को लिया था, 2 के बाद क्या आता है 3, फिर 3 खत्म हो गया तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 1, फिर 3 से शुरू किया यहाँ पर 3 के बाद 1 और 2। क्लियर है, x बाहर रहता है और ब्रैकेट में y रहता है, इतना था। तो देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए इसको मान लिया x1 ये y1,
x2/2, x3/3, ये अपने पॉइंट आ गए। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कर दीजिए एक बार, चलो करते ही हैं पूरा। 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, इसमें y2 की वैल्यू -5, और y3 की वैल्यू कितनी है देखिए, इसमें y3 की वैल्यू -2, तो माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। अब प्लस x2 की वैल्यू कितनी है देखिए इसमें जल्दी से, x2 की वैल्यू -3 इंटू y3 माइनस y1 की वैल्यू -2, और जी माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू भी प्लस की 2 है, सॉरी माइनस साइन लगाया, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 है, तो माइनस माइनस जी प्लस हो जाएगा। प्लस x3 की वैल्यू देखिए जल्दी से, x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2, माइनस का है -2, और y2 की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। बस इसको अब अगली स्टेप में आंसर आ ही जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा, माइनस के 3 और माइनस के 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, -3 -4 का मल्टीप्लाई प्लस के 12 आ जाएगा, और -3 जी -2 माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 0 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। प्लस जाएगा 3 में से 2 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आंसर देखिए आ गया 12 और 12 और 9 21/2 नीचे था 2। हमेशा एरिया आता है, क्षेत्रफल आता है तो स्क्वायर यूनिट में आता है, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे यूनिट बोला है तो यूनिट का स्क्वायर या इकाई का वर्ग, तो 21/2 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, 21/2 यूनिट स्क्वायर या फिर इकाई का वर्ग। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? बस केवल फॉर्मूले में आपको वैल्यू तो पुट करना है, अगर फॉर्मूला आता है तो आपको वैल्यू पुट करना है सीधे सीधे, और कुछ नहीं करना। इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है एरिया निकालने का। या तो फिर ग्राफ बनाइए पूरा, फिर उस पर पॉइंट प्लॉट कीजिए, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई निकालनी पड़ेगी आपको, बहुत मतलब उसमें बहुत काम करना पड़ेगा। इसलिए आप इससे आसान क्या है, आप फॉर्मूला याद रखिए, उसमें वैल्यू पुट करना है अगर आपके पास वर्टेक्स दिए हैं तो। अगर लाइन की इक्वेशन दी होती तो हम लाइन को उसमें बनाते, वो आगे क्वेश्चन आएंगे अगली वाली वीडियो में लेके आएंगे तब उसको बताएंगे, लेकिन अभी और देखते हैं आगे का क्वेश्चन कौन सा है। क्लियर हो गया? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि बिंदु x, 1, 8, 10, 5, 7 संरेखीय हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कल भी इसका एक क्वेश्चन बताया था, संरेखीय या फिर कोलिनियर पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पर हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो हमसे x की वैल्यू पूछिए क्या होगी। मैंने कल आपको 3 तरीके बताए थे निकालने के, तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। कैसे बताए थे कि अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा, मतलब त्रिभुज इसमें से बनेगा ही नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो जो भी कंसेप्ट फॉर्मूला लगाया था उसके बराबर 0 करिए, आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, लेकिन थोड़े कैलकुलेशन बड़ी आएगी। इसलिए मैंने आपको दूसरा भी बताया था क्या, कि जो मैंने पॉइंट ABC मान लिए, तीनों पॉइंट हैं ABC, अगर ये कोलिनियर हैं, एक ही रेखा पर हैं, संरेखीय हैं, तो AB और AB प्लस BC बराबर क्या हो रहा था, AC। इन दोनों का योग किसके बराबर हो रहा था, पूरी AC के बराबर। ये वाली इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल के AB निकालिए, फिर BC निकालिए, फिर बराबर में AC निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से बराबर वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से भी x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। उससे कम टाइम लगेगा ट्रायंगल वाले से, लेकिन टाइम इसमें भी लगने वाला है। तो इसलिए मैंने एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक टिक करके बताया था यहाँ पर कि वो क्या मतलब क्या प्रॉपर्टी लगानी थी,
अगर ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो क्या करते हैं, इनकी स्लोप भी तो इक्वल होगी। जितनी स्लोप इसकी होगी उतनी ही स्लोप इसकी होगी और उतनी ही स्लोप इस पूरे AC की होगी। होगी कि नहीं होगी? तो स्लोप को बराबर कर दीजिए। स्लोप निकालने के लिए, स्लोप या प्रवणता निकालने के लिए आपको कंसेप्ट पता है, कौन सा होता है? m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 बार लगा दीजिए, इक्वल कर दीजिए, आंसर आपके सामने तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए मैं इन दोनों की स्लोप निकालता हूँ ए बी की। इसको पॉइंट मैंने अगर ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया, तो ए बी की स्लोप निकालता हूँ। निकालिए ए बी की स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ए बी की स्लोप निकालनी है तो जल्दी से निकालिए। क्या निकल के आ रही है? x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें y2 जो हो जाएगा, y1 हो जाएगा 1, तो 10 माइनस 1 होगा, 10 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 हो जाएगा 8 और x1 हो जाएगा x, तो 8 माइनस x। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला, इसका कितना निकल के आ रहा है? 9 अपॉन जो भी आ जाएगा 9 अपॉन 8 माइनस एक्स। अब हम स्लोप निकालते हैं दूसरी वाली, कोई से पॉइंट की स्लोप निकाल लीजिए। मैंने बोल दिया ए बी की निकाल, अब बी सी की निकाल दीजिए। अगर ए सी की निकालेंगे तो 2x बनेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक x को कम कर दीजिए। बी सी की स्लोप निकालिए, बी सी की स्लोप ऑफ बी सी, BC की स्लोप निकाली जल्दी से, क्या आएगी निकल के? BC की स्लोप x मतलब y2 माइनस y1, 7 माइनस 10 कितना आएगा? चलो लिख देते हैं एक बार, 7 माइनस 10 अपॉन x2 माइनस x1। x2 का काम 5 करेगा, x1 का 8 करेगा, तो 5 माइनस 8। तो क्या निकल के आ गया यहाँ से? माइनस के 3 अपॉन माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया। इसकी स्लोप कितनी निकल के आ रही है? 1 यूनिट निकल रही है। और लेकिन दोनों की स्लोप क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इनको इक्वल कर दीजिए, इन दोनों स्लोपों को इक्वल करेंगे, क्योंकि संरेखी बिंदु हैं तो स्लोप भी बराबर होगी। चाहे ये लाइन ऐसे बना दूं, मैं ऐसे बना दूं, तब भी तो इनकी स्लोप क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि एक ही रेखा पर इसकी स्लोप जो होगी वो इसकी होगी, वही इसकी होगी। स्लोप तीनों की बराबर होगी कि नहीं होगी? तो कर दीजिए इसको स्लोप को बराबर कर देंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा? x की वैल्यू आपको निकल जाएगी 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या निकल के आ रही थी? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 9 इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स। एक्स को उधर ले गए, हाँ x को उधर ले गए, इसको x इक्वल्स टू आ जाएगा जी आपका -1। स्लोप इसकी कितनी निकल के मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? -1, जो कि आंसर है डी दिल्ली। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए 8 इधर जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस के x था तो फिर माइनस के 1 आ जाएगा, या फिर x को इधर ले जाएंगे प्लस का कर देंगे तो 9 माइनस के हो जाएगा, तो 8 माइनस 9 माइनस 1। क्लियर है इतनी बात? x की वैल्यू निकल के आ गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें से? सबसे आसान तरीका यही होता है स्लोप निकालने वाला। आप स्लोप निकालिए, बराबर कर दीजिए कब? जब समरेखी बिंदु हो या संरेखी हो या कोलिनियर हो, एक ही रेखा पर हैं, तो वो दोनों कंसेप्ट निकाल तो उससे भी सकते हैं कि ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, उसको 0 करिए और AB प्लस BC बराबर AC करिए, निकलेगा उनसे भी आंसर यही, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उसमें, इसलिए आप इससे निकालिए, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये दिया है कोई भी इफ 2x प्लस y माइनस सी इक्वल्स टू 0 पासिस थ्रू द ओरिजिन देन c मस्ट बी। अगर ये ओरिजिन से ये लाइन की इक्वेशन दी है, एक जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो c की वैल्यू पूछिए क्या होगी। ओरिजिन मतलब 0 0 मूल बिंदु से पास हो रही है, मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, तो इसकी c की वैल्यू पूछिए। तो इक्वेशन क्या है देखिए, 2x प्लस y माइनस सी इक्वल्स टू 0। ओरिजिन पे क्या होता है? ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के? ओरिजिन O बोल दिया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो रहे थे? 0 0 हो रहे थे। ओरिजिन के बिंदु 0 0 होते हैं, मतलब x की वैल्यू भी 0 होती है ओरिजिन पे और y की वैल्यू भी 0 होती है। अगर उससे गुजर रही है, उससे पास हो रही है, तो ये पॉइंट इस लाइन पे स्थित होना चाहिए। जैसे कि मैंने बना दिया ये
ऐसी समझाने की, ये ओरिजिन था, ये लाइन है इससे पास हो रही है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, या कैसी भी हो सकती है, लेकिन ओरिजिन से होकर पास हो रही है वो। तो ये पॉइंट इस पे स्थित होना चाहिए कि नहीं लाइन पे, अगर लाइन पे स्थित होगा तो ये वाले पॉइंट इस पे लाई करनी चाहिए, वेरीफाई करनी चाहिए। तो x की जगह 0 रख दीजिए, y की जगह 0 रख दीजिए, आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। रखिए जल्दी से, क्या आ रहा है, x की जगह 0, y की जगह 0 रख के c की वैल्यू आ रही होगी आपके सामने 2 इंटू 0 प्लस y की जगह 0 माइनस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 0 हो गया सब, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। इतनी बात क्लियर है। चलिए देखते हैं, 0 हो गए। अगर किसी बिंदु से पास हो रही होती है, क्या बोल दिया 1,2 पर होकर पास होती है, तो x की जगह 1 रख देते, y की जगह 2 रख देते, तो c की वैल्यू कुछ निकल के आ जाती है। और अगर 2,3 दिया होता तो x की जगह रखते, उसी पॉइंट को x की जगह रखते। मैंने कल आपको एक कंसेप्ट बताया था कि दो बिंदु दिए हैं तो उनकी मतलब रेखा का समीकरण निकालने के लिए बताया था ना जी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये वाला कंसेप्ट बताया था। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि आपको ये फॉर्मूला ना लगाते हुए आपके जो पॉइंट दिया होगा ना, दोनों पॉइंट दिए होंगे, उनको इस पर लाई कराइए। जो 4 ऑप्शन दिए होंगे रेखा के, उसमें से जिस पे कर जाए वही आंसर होगा, इससे कम टाइम लगेगा। इसमें m निकालना पड़ेगा। m कैसे निकालते हैं, प्रवणता या स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि कल बताया था मैंने आपको कंसेप्ट। तो आपको इसको रखने की जरूरत नहीं थी, इस तरीके से ही लाई कराते हैं जो मैंने इसमें करा के देखा है। ठीक है, 4 इक्वेशन दी होगी, उसमें जिसमें दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएं वही आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी आगे, तो और लोगों को भी शेयर कर दो, जिससे और लोग भी देख सकें उसको। थैंक यू।